हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए रियली हेल्पफुल होने वाले हैं और ये आपके कंसेप्ट को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। साइकेट्रिक नर्सिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा और डेडिकेटेड वीडियोज हम लोग बना रहे हैं, टॉपिक से रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियोज। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्किज़ोफ्रेनिया। तो इस यूनिट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सक्सेस मंथ, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी कोशिश नहीं छोड़नी है और अपना 100% एफर्ट्स आपको अपने एजुकेशन पे देना है, या जो भी काम आप लोग कर रहे हैं उस पर आपको देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं आज के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब निम्न में से नॉट कौन सा नहीं है, एक पॉजिटिव सिम्टम्स नहीं है। इसका मतलब हो गया कि हमसे नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से 3 सिम्टम्स ऐसे होंगे जो कि पॉजिटिव होंगे और एक सिम्टम ऐसा होगा जो कि नेगेटिव होगा। देखिए स्किज़ोफ्रेनिया की अगर हम बात करें, स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है वो बिहेवियर, थिंकिंग एंड अफेक्ट का डिसऑर्डर होता है। बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियरल पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। थिंकिंग, हमारे थॉट एबनॉर्मल हो जाते हैं। इसके अलावा हमारा जो अफेक्ट होता है, हमारे जो इमोशंस होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये तीनों जो एस्पेक्ट होते हैं हमारे कॉग्निटिव, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव, जो तीनों एस्पेक्ट होते हैं, डोमेन्स जो होते हैं, उनके अंदर चेंजेस आते हैं। इसलिए स्किज़ोफ्रेनिया अपने आप में एक बड़ी जो है सीरियस या डेंजरस डिजीज कह सकते हैं, क्योंकि ये इसका जो इम्पैक्ट होता है पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स हैं, WHO ने किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को 2 सिम्टम्स में बांटा गया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, 2 प्रकार के सिम्टम्स में बांटा गया है। तो अब हमको ये सिम्टम्स याद होने चाहिए। पॉजिटिव सिम्टम्स में कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं आपके, डिल्यूजन आता है, हेलुसिनेशन आता है, इसके अलावा आपका स्पीच से रिलेटेड डिस्टर्बेंस आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके डिल्यूजन हो गया, हेलुसिनेशन हो गया, स्पीच हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका बिहेवियर हो गया, इनसे रिलेटेड डिस्टर्बेंस आएगा। नेगेटिव सिम्टम्स में मोस्टली जो होते हैं आपके अफेक्टिव डिस्टर्बेंस आते हैं। क्या आते हैं, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, जैसे फ्लैट अफेक्ट हो गया, फ्लैट अफेक्ट हो गया, ब्लंट अफेक्ट हो गया। इस प्रकार के सिम्टम्स आपको नेगेटिव सिम्टम्स में देखने को मिलेंगे। अब पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स का कंसेप्ट क्या है, ये हमको समझ में आ जाना चाहिए। पॉजिटिव सिम्टम्स, अगर अगर हम बात करें पॉजिटिव सिम्टम्स की, तो ये वो सिम्टम्स होते हैं जिनका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है और हमारे लिए मतलब एक बेटर साइन होता है पेशेंट के कंडीशन के बिहाफ से, क्योंकि इनका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है और इनको आसानी से हम क्योर कर सकते हैं। लेकिन जो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब जो इमोशन से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, उनका प्रोग्नोसिस बुरा होता है, मतलब वो आसानी से क्योर नहीं होते। ठीक है, तो वो सिम्टम्स आते हैं आपके नेगेटिव सिम्टम्स। तो अफेक्टिव जो सिम्टम्स हैं वो आपके नेगेटिव सिम्टम्स में इंक्लूड किए गए हैं, इसलिए आपका आंसर जाएगा यहाँ पर थर्ड। क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, दैट मीन्स मतलब इनमें से कौन सा पॉजिटिव सिम्टम्स नहीं है। इसका मतलब 3 यहाँ पर आपको पॉजिटिव सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं और एक आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव सिम्टम्स। ठीक है, तो अगर आपको इन सिम्टम्स का आइडिया है, अगर आपको इन सिम्टम्स का आइडिया है, तो ये क्वेश्चन आपका बिना गलत हुए बिल्कुल आपको स्कोर दे करके जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर आपको ये सिम्टम्स पता है। इसमें मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि जो आपके देखिए 3 डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव। ठीक है, तो कॉग्निटिव और कॉग्निटिव वाले जो सिम्टम्स आते हैं, जिसमें आपका थॉट आता है, परसेप्शन आता है, तो थॉट और परसेप्शन, इसके अलावा कॉग्निटिव मोटर बिहेवियर से रिलेटेड, वो आपके आते हैं पॉजिटिव में। अफेक्टिव बिहेवियर जो आएगा आपके आएगा किसमें, नेगेटिव सिम्टम्स में। तो अफेक्ट से रिलेटेड, हालांकि क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा आपसे कि आप उसका आंसर नहीं दे सको, तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें अफेक्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर कौन सा है। अगर आपसे पॉजिटिव सिम्टम्स पूछा जाएगा तो उसमें हेलुसिनेशन एंड डेल्यूजन जरूर ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो वो आप आसानी से देख सकते हैं।
लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में पूछा जा रहा है तो वहां पर आपको फ्लैट मतलब अफेक्ट से संबंधित आपको डिस्टर्बेंस देखना है कि यहाँ पर अफेक्ट से संबंधित सिम्टम्स कौन सा है। तो अगर अफेक्ट से संबंधित सिम्टम्स आपको मिलता है, जैसे एम्बी बैलेंस मिलता है, लेवाइल मूड मिलता है, इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट मिलता है, ब्लंट अफेक्ट मिलता है, फ्लैट अफेक्ट मिलता है, ये सारे के सारे सिम्टम्स कैसे हैं आपके नेगेटिव सिम्टम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ट्रिक 100% काम करेगी। अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको स्कोर दे करके जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपकी ट्रिक काम करेगी और ये हो गया आपका फ्लैट अफेक्ट, जो कि आपका आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन आपको पता है क्या होता है, इट इज फॉल्स परसेप्शन। क्वेश्चन पर हम बाद में जाएंगे, पहले हेल्यूसिनेशन का कंसेप्ट समझ लेते हैं डियर। इट इज फॉल्स परसेप्शन। फॉल्स परसेप्शन का मतलब होता है परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई। Perception which is not true, that means perception in the absence of stimuli। तो हेल्यूसिनेशन जो होता है वो फॉल्स परसेप्शन होता है, मतलब स्टिमुलाई हमारे सामने नहीं होता या स्टिमुलाई एनवायरनमेंट में मौजूद नहीं होता, फिर भी हमें उसका आभास होता है, जैसे भूतों का दिखाई देना, ऐसी आवाज़ों का सुनाई देना जो कि किसी और को सुनाई नहीं दे रही हैं। पेशेंट को लगता है कि कोई मेरे से बातें कर रहा है, भगवान मेरे से बातें कर रहे हैं, भूत मेरे से बातें कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आएंगे, आपके हेल्यूसिनेशन के अंतर्गत आएंगी। तो हेल्यूसिनेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर स्टिमुलाई जो होता है वो एब्सेंट होता है। अगर मैं इल्यूजन की बात करूं, जो कि एक प्रकार की पर्सनल परसेप्शन एबनॉर्मलिटी है, या उसको कहें कि एक नॉर्मल फिनोमेना भी है इल्यूजन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल को ये इल्यूजन होता है। इसके लिए कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं जिसके प्रेजेंस में ये इल्यूजन हमको होता है। इल्यूजन का मतलब होता है हम गलत तरीके से स्टिमुलाई को आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसके बारे में कहा जाएगा इट इज मिस इंटरप्रिटेशन। इसके बारे में कहा जाता है इट इज मिस इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना। तो जो स्टिमुलाई हमारे सामने है उसको हम गलत तरीके से समझते हैं, जो है एग्जैक्टली उसको हम वैसे नहीं समझते बल्कि गलत तरीके से समझते हैं, उसको अपन कहते हैं इल्यूजन। तो लाइटिंग अगर प्रॉपर नहीं हो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है, प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं हो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इल्यूजन जो होता है वो एक प्रकार की नॉर्मल फिनोमेना है जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से अफेक्ट हो सकती है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल को हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है। स्टिमुलाई प्रेजेंट होगा तभी तो अपन उसको गलत तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर टर्म क्या यूज किया, मिस इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पर स्टिमुलाई मौजूद होता है और उसको हम गलत तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, जबकि हेल्यूसिनेशन में स्टिमुलाई मौजूद होता ही नहीं है लेकिन फिर भी हमको उसका आभास होता है। ठीक है, तो वो कहलाता है हेल्यूसिनेशन। तो हेल्यूसिनेशन का एक बेसिक कंसेप्ट आपके समझ में आ गया। अब हमसे पूछा गया है कि स्किज़ोफ्रेनिया में कौन सा मोस्ट कॉमन पाया जाता है। तो हेल्यूसिनेशन जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। ये आपको पता है कि जहाँ जहाँ पे भी सेंस ऑर्गन्स होंगे, जहाँ जहाँ पे भी सेंसेशन होगा, जहाँ जहाँ परसेप्शन होगा, वहीं वहीं क्या होगा, हेल्यूसिनेशन होगा। तो हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है, आई, ईयर, नोज, टंग and skin. These are the 5 sense organs through which we sense the external environmental stimuli। ठीक है, जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो स्टिमुलाई है उनका हम सेंस करते हैं इन 5 सेंस ऑर्गन के द्वारा। तो इनसे रिलेटेड ही क्या हो सकता है, हेल्यूसिनेशन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अदर टाइप भी होते हैं लेकिन वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं, उनके बारे में हम लोग डीप में नहीं जा रहे। अभी हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ द हेल्यूसिनेशन। तो आई से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो कौन सा हेल्यूसिनेशन कहलाएगा, विजुअल हेल्यूसिनेशन कहलाएगा। ईयर से संबंधित होगा हेल्यूसिनेशन तो कौन सा होगा, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन कहलाएगा। नोज से संबंधित होगा वो कहलाएगा ऑलफैक्टरी हेल्यूसिनेशन कहलाएगा। टंग से संबंधित कहलाएगा वो कहलाएगा गस्टेटरी। टेस्ट के लिए अपन वर्ड क्या यूज करते हैं, गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन। और स्किन से संबंधित जो होगा वो कहलाएगा टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ हेल्यूसिनेशन एंड दीज आर द 5 टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन विच कैन बी द सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि स्किज़ोफ्रेनिया में कौन सा हेल्यूसिनेशन पाया जाता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया में मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन होता है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। ठीक है, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन कॉमनली स्किज़ोफ्रेनिया में पाया जाता है। अब आप देखेंगे पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया। अगर हम बात करें पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया, तो पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया में कौन सा पाया जाता है, नॉन वर्बल
ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन कौन सा पाया जाता है? नॉन वर्बल ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। ठीक है, नॉन वर्बल ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी पेशेंट से बातें नहीं करता, केवल आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे आपने कई प्रकार की मूवीज में देखा होगा कि जो पर्सन होता है उसको भूत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, रोने की आवाज सुनाई देती है। तो रोना या चिल्लाना कैसा है? ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन है, लेकिन किस टाइप का है? वर्बल या नॉन वर्बल? ये कहलाएगा नॉन वर्बल टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन। वर्बल कब कहलाएगा? जब पेशेंट जो गोस्ट वगैरह या जो भी आपके हेल्यूसिनेटरी वॉइसेस है वो आपसे बातें करे और आपको समझाए, कुछ आपसे कुछ कहे, वो होता है आपका वर्बल हेल्यूसिनेशन। तो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में आपके कौन सा हेल्यूसिनेशन पाया जाता है? नॉन वर्बल ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। ठीक है, तो ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन इसमें कॉमन होता है। इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया के जो फर्स्ट रैंक सिम्टम्स हैं, फर्स्ट रैंक सिम्टम्स जो कि स्किनेडर द्वारा दिए गए थे, उसमें भी ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन की बात की थी, जिसमें 3 प्रकार के ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन बताए थे। पहला ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन बताया था उन्होंने थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। दूसरा उन्होंने बताया था रनिंग कमेंट्री। और तीसरा बताया था उन्होंने थॉट इको। 3 प्रकार के ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन बताए थे किसने? स्किनेडर ने, जो कि उसने दिए थे फर्स्ट रैंक सिम्टम के अंतर्गत। और फर्स्ट रैंक सिम्टम्स जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया के जो है स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। तो फर्स्ट रैंक सिम्टम टोटल 11 सिम्टम्स दिए गए थे स्किनेडर के द्वारा, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया को स्पेसिफिकली यूनिकली डिफाइन करते हैं। तो उसमें ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन से रिलेटेड 3 प्रकार के हेल्यूसिनेशन बताए गए थे। वो थे आपके थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, रनिंग कमेंट्री और थॉट इको। ठीक है, तो थॉट इको में क्या होता है? पेशेंट को अपने जो थॉट होते हैं वो तेज आवाज में सुनाई देते हैं, वो गया थॉट इको। रनिंग कमेंट्री में क्या होता है? कोई व्यक्ति पर्सन के एक्शन पर कमेंट करता है, पर्सन जो भी काम करता है उसके ऊपर वो कमेंट करता है। और तीसरा होता है थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। तो थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन में क्या होता है कि पेशेंट के हेल्यूसिनेशन में दो लोग आपस में बातें करते हैं पेशेंट के बारे में। वो पेशेंट को कुछ नहीं कहते डायरेक्टली, वो दो लोग होते हैं, दो हेल्यूसिनेटरी वॉइसेस होती है जो कि आपस में बातें करती है। किसके बारे में बातें करती है? पेशेंट के बारे में बात करती है, लेकिन पेशेंट को डायरेक्टली कोई ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन नहीं देती, या पेशेंट से कोई भी डायरेक्टली बात नहीं करती। ठीक है, तो वो कहलाता है थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। तो ये 3 प्रकार के सिम्टम्स दिए गए थे फर्स्ट रैंक सिम्टम्स के अंतर्गत, स्किनेडर के द्वारा दिए गए थे स्किज़ोफ्रेनिया में। तो ये सारी चीजें देख करके हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी किसका स्कोप आ रहा है? ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन का आ रहा है। एफआरएस में भी किसका स्कोप आ रहा है? ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन का आ रहा है। तो ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन इज द मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन दैट इज प्रेजेंट इन द स्किज़ोफ्रेनिया। सो योर आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट इज द व्हाट इज द प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर implicated in the pathophysiology of schizophrenia। जो प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होता है स्किज़ोफ्रेनिया के लिए, इसको आप डायरेक्टली याद कर लो, कौन सा होता है? डोपामिन। डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? स्किज़ोफ्रेनिया होता है। क्या होता है? डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होता है। और हमारी एंटीसाइकोटिक जो मेडिसिन होती है भाई साहब, वो क्या काम करती हैं? अरे हमारी एंटीसाइकोटिक मेडिसिन क्या काम करती हैं? पढ़ा है ना आप लोगों ने। एंटीसाइकोटिक मेडिसिन क्या काम करती है? इनको अपन बोलते हैं D2 रिसेप्टर ब्लॉकर का काम करती है। किसका काम करती है? D2 रिसेप्टर ब्लॉकर का काम करती है। D2 रिसेप्टर जो होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है? डोपामिन से ही एसोसिएटेड होता है। मतलब क्या काम करती है? डोपामिन के ब्लॉक करने का काम करती है। ठीक है, तो साइकोटिक सिम्टम्स क्यों आते हैं? डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है। तो स्किज़ोफ्रेनिया या अदर साइकोटिक सिम्टम आपके हेल्यूसिनेशन एंड डिल्यूजन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपका डोपामिन। ठीक है, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डोपामिन। एंटीसाइकोटिक मेडिसिन क्या काम कर रही है? आपके D2 रिसेप्टर ब्लॉकर का काम कर रही है, मतलब डोपामिन के लेवल को बैलेंस लोअर डाउन करने का काम कर रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, डायरेक्टली आपको कंसेप्ट याद रखना है। सीरोटोनिन जो होता है वो आपके एंजाइटी से रिलेटेड न्यूरोट्रांसमीटर होता है। किससे रिलेटेड होता है? एंजाइटी से रिलेटेड न्यूरोट्रांसमीटर होता है। एंशियस डिसऑर्डर्स जो भी होते हैं, जैसे ओसीडी वगैरह हो गया, आपके मैनिया, डिप्रेशन, तो मूड रेगुलेशन एंड एंजाइटी से रिलेटेड इफेक्ट करता है। एस्टिल कोलिन का हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एस्टिल कोलिन जो होता है वो आपके अंदर कौन सी डिजीज से एसोसिएटेड होता है? एल्जाइमर से एसोसिएटेड होता है। एस्टिल कोलिन का लेवल डाउन होता है तो कौन सी डिजीज होती है? एस्टिल कोलिन का लेवल डाउन होता है तो कौन सी डिजीज होगी? एल्जाइमर डिजीज होगी। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है वो आपके फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स से रिलेटेड होता है।
So this is the basic picture of the neurotransmitter, but you have to keep remember in your mind that schizophrenia is specially associated with the effect of dopamine. ठीक है, so your answer will be second. Next question is which of the following antipsychotic medications considered as first generation antipsychotic. तो ये आपको याद करना है क्वेश्चन, ये आपको क्लासिफिकेशन याद होगा तो ही आप इसका आंसर कर पाओगे. दो प्रकार की ड्रग होती हैं एंटीसाइकोटिक. ड्रग जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है एटिपिकल और दूसरी होती है टिपिकल. तो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है. एटिपिकल जो होती है, टिपिकल जो होती है वो होती है ओल्डर जनरेशन. कौन सी होती है? ओल्डर जनरेशन. मतलब जिनको सबसे पहले खोजा गया था, ये वो ड्रग्स हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया या साइकेट्रिक डिसऑर्डर में काम करती हैं. इन ड्रग की खास बात क्या थी कि इनका जो इफेक्ट है वो बजाय एटिपिकल के कम होता था. लेस इफेक्टिव एंड मोर साइड इफेक्ट. लेस इफेक्टिव होती है एंड मोर साइड इफेक्ट होता है इन कंपेयर टू द एटिपिकल. ये है न्यूअर जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग. इनके जो इफेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? बजाय टिपिकल के मोर इफेक्टिव एंड लेस साइड इफेक्ट. ठीक है, सो इनकी जो इफेक्टिवनेस है किसकी? एटिपिकल की. ये न्यूअर जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो कि साइड इफेक्ट्स इनके कम होते हैं और इफेक्टिवनेस इनकी बजाय कंपेयर टू टिपिकल एंटीसाइकोटिक की ज़्यादा होती है. इसलिए आजकल हम ट्रीटमेंट में जो प्रेफरेंस देते हैं वो किसको देते हैं? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक को प्रेफरेंस देते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट आपका. टिपिकल एंड एटिपिकल एंटीसाइकोटिक का कंसेप्ट क्लियर हो गया. बात करते हैं दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है. तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं. ये दोनों ही ड्रग क्या होती हैं? D2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है. क्या होती है? D2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है. ये डोपामिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम करती है. ये एक बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया. बात करें कि फर्स्ट जनरेशन ड्रग कौन सी है, तो फर्स्ट जनरेशन टिपिकल एंटीसाइकोटिक आपसे पूछा है. टिपिकल एंटीसाइकोटिक में ध्यान रखना आपको नाम क्या आता है? क्लोजापिन. ठीक है, तो जो क्लोजापिन है इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट जनरेशन टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग. सॉरी, टिपिकल में आपसे पूछा है, टिपिकल मतलब ओल्डर जनरेशन. तो ओल्डर जनरेशन की जो ड्रग है वो आपकी है हेलोपेरिडोल. बाकी की जो तीन ड्रग है आपकी रिस्पेरिडोन, क्लोजापिन एंड ओलेंजापिन. दीज आर द न्यूअर जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग. हेलोपेरिडोल जो होता है वो टिपिकल एंटीसाइकोटिक है और इसका जो ईपीएस होता है, क्योंकि एंटीसाइकोटिक ड्रग का जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है ईपीएस, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम. ठीक है, तो ये साइड इफेक्ट इसका स्पेसिफिक है एंटीसाइकोटिक ड्रग का. तो यहां पर भी बेटा आपका क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एंटीसाइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट इनमें से कौन सा है? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स. तो एंटीसाइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स है, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार के सिम्टम्स आते हैं. कौन कौन से आते हैं? स्यूडो पार्किंसंस आता है, एक आता है. ठीक है, दूसरा आता है एकैथेसिया, तीसरा आता है डिस्टोनिया, चौथा आता है टार्डिव डिस्काइनेसिया और पांचवा आता है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट syndrome. So these are the 5 symptoms included under the EPS, extrapyramidal symptoms, जिसमें सबसे ज्यादा सीवियर इफेक्ट कौन सा होता है? न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम जो होता है वो सबसे सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती है. ठीक है, तो यहाँ पर तो आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए. पहला आपके कि कौन कौन से सिम्टम्स ईपीएस के अंतर्गत आते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज नॉट द पार्ट ऑफ द ईपीएस. ठीक है, तो निम्न में से कौन सा सिम्टम्स जो है वो ईपीएस का पार्ट नहीं है, ऐसा करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दूसरा, एंटीसाइकोटिक ड्रग का कॉमन या मेजर साइड इफेक्ट्स क्या है? तो ईपीएस, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स. हेलोपेरिडोल की बात करें तो इसमें जो ईपीएस होगा इसकी वजह से वो कैसा होगा? मैक्सिमम होता है. जबकि क्लोजापिन की अगर हम बात करें तो क्लोजापिन से जो ईपीएस होता है वो कैसा होता है? मिनिमम होता है. तो इन तीनों ड्रग में से भी अगर मैं बात करूं जो कि क्या है
एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग, ये तीनों रिस्पेरिडोन, क्लोजापिन और ओलेंजापिन, इनमें सबसे ज्यादा जो जिसके लेस साइड इफेक्ट होते हैं वो आपकी होती है क्लोजापिन। क्लोजापिन का एक बारे में एक खासियत और है कि ये ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया पर काम करती है। किस केस में काम करती है ये? ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया। किस पर काम करती है? ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया पर भी काम करती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब क्या होता है? जहां पर और कोई एंटीसाइकोटिक मेडिसिन काम नहीं करती, क्योंकि वो रेजिस्टेंट वाली कंडीशन में चला गया, वहां पर आपके क्लोजापिन काम करेगी। ठीक है, तो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया कब कहते हैं अपन? जब पेशेंट के अंदर अफेक्टिव सिम्टम्स आ जाते हैं, जो कि हमने बात की थी फर्स्ट क्वेश्चन में, नेगेटिव सिम्टम्स की बात की थी। तो जब वो वाले सिम्टम्स आ जाते हैं तो उस ऐसी स्थिति में स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट जो होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और उस कंडीशन को अपन कहते हैं ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया, जहां पर पेशेंट में अफेक्टिव डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, इमोशन से रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं। उस कंडीशन में भी क्लोजापिन जो होती है वो इफेक्टिव होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हेलोपेरिडोल से मैक्सिमम ईपीएस होता है, क्लोजापिन से मिनिमम ईपीएस होता है। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, और इसका जो स्पेसिफिक साइड इफेक्ट सब होता है एक ग्रेनुलोसाइटोसिस। क्लोजापिन का जो स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स होता है वो होता है एक ग्रेनुलोसाइटोसिस। तो कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बनती है, वो हमको ध्यान रखनी है। सारे के सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इस वजह से ये सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। तो ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं और अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वेटेज यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका सारा कंसेप्ट समझ में आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, हमसे पूछा था कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक कौन सी यहाँ पर, लेकिन उस क्वेश्चन के साथ साथ हमारे कई प्रकार के अदर कंसेप्ट्स भी यहाँ पर दूर हो गए, और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो एक पैकेज के रूप में हमारे सामने आई है। ठीक है, एक कंप्लीट पैकेज है स्किज़ोफ्रेनिया का। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग से या स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड, वो यहाँ पर आपके इंक्लूड हो गए। ठीक है, तो आंसर सी है आपका ऑलरेडी हेलोपेरिडोल। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। विनायक नर्सिंग एकेडमी के नाम से आपको ऐप देखने को मिलेगा। इसमें हम पूरे इंडिया में सबसे कम कीमत में आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। सबसे कम फीस में आपको कोचिंग मिलेगी। पूरी की पूरी कोचिंग ऑनलाइन है, ऐप बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम बेनिफिट देखने को मिलेगा, और क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश की जाती है। पूरी की पूरी जो हमारी मेहनत है कि आपको बेटर एजुकेशन, बेटर कंटेंट आपको मिले। कम फीस होने का मतलब लोअर क्वालिटी नहीं होता, और ज़्यादा फीस होने का मतलब हायर क्वालिटी नहीं होता। ठीक है, ये हमारे सारे मन के कंसेप्ट है कि अगर ज़्यादा फीस लेते तो क्वालिटी बेटर होगी, आपको कम फीस में भी बेटर क्वालिटी देखने को मिल सकती है। और अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो इस ऐप को डाउनलोड करके और हमारे जो डेमो वीडियोज़ और हमारे जो नोट्स हैं, PDF नोट्स, उनको आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। देन यू कैन डिसाइड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन विद अस, एंड इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस मोबाइल नंबर 9950755186। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्किज़ोटाइपल डिसऑर्डर। निम्न में से कौन सा स्किज़ोटाइपल डिसऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है? देखिए, दो प्रकार की डिजीज होती है, एक होती है स्किज़ोफ्रेनिया और दूसरी होती है स्किज़ोटाइपल डिसऑर्डर। अब इन दोनों को पहचानना हो तो हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूं, जहां जहां पर हमको फोकस रखना है कि स्किज़ोफ्रेनिया में क्या प्रेजेंट होगा हमारे लिए। डिल्यूजन प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट होगा? हेल्यूसिनेशन प्रेजेंट होगा। डिल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन प्रेजेंट होगा, जबकि इसमें ये दोनों सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। यहाँ पर सोशल आइसोलेशन होगा, सोशल विड्रॉल होगा, यहाँ पर क्या होगी? सोशल एंजाइटी होगी। तो यहाँ पर सोशल आइसोलेशन होगा और यहाँ पर क्या होगी? सोशल एंजाइटी होगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर व्यक्ति की जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल है, लेकिन समाज के लोगों के साथ मिलने जुलने में उसको एंजाइटी होती है, इसलिए वहां से वो विड्रॉल रहता है। यहाँ पर जो विड्रॉल होता है, सोशल आइसोलेशन होता है, वो कैसा होता है? पैथोलॉजिकल होता है। वो समाज के लोगों से हेट करता है, नफरत करता है। ठीक है, इस वजह से सोशल आइसोलेशन होता है। वो किसी के साथ घुलना मिलना उसको पसंद नहीं होता। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि उसके अंदर फीलिंग तो होती है मिलने की,
कि वो चाहता है रिलेशन बनाना, लेकिन सोशल एंजाइटी की वजह से, सोशल फोबिया की वजह से वो अपना जो रिलेशनशिप है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाता। तो स्पेसिफिक फीचर जो यहाँ पर नजर आता है वो आता है तो सोशल आइसोलेशन का, और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी आपको, सोशल एंजाइटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा फंक्शनल डिस्टर्बेंस। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, फंक्शनल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको नो डिस्टर्बेंस, ये इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे ना कई क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगी। नो डिस्टर्बेंस इन फंक्शनल कैपेसिटी, मतलब यहाँ पर जो व्यक्ति होगा, किसमें, स्किज़ोफ्रेनिया के केस में अगर व्यक्ति की बात करें तो वो अपना जॉब प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, अपने डेली रूटीन के काम जो होते हैं उनको भी प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्किज़ोटाइपल की, तो यहाँ पर व्यक्ति के जॉब वर्क में या डेली रूटीन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम नॉर्मल तरीके से कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर ध्यान रखने वाला क्या आता है, इंपॉर्टेंट फीचर जो यहाँ पर निकल के आता है वो हमारे सामने आता है, सोशल एंजाइटी निकल के आती है। सोशल विड्रॉल जो होता है वो स्किज़ोफ्रेनिया का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, जहां पर सोशल आइसोलेशन या सोशल विड्रॉल होता है। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है, लेकिन यहाँ पर रीजन अलग है सोशल आइसोलेशन होने का, यहाँ पर रीजन अलग है सोशल विड्रॉल होने का। बाकी का जो अदर फीचर्स है वो आपको समझ में आ गया। तो ये होता है स्किज़ोटाइपल डिसऑर्डर्स, जो कि सिम्टम्स कैसे रिफ्लेक्ट करता है स्किज़ोफ्रेनिया के। एक इंपॉर्टेंट फीचर जो यहाँ पर होता है स्किज़ोटाइपल में वो होती है मैजिकल थिंकिंग। कैसी होती है, मैजिकल थिंकिंग, ऑड थिंकिंग जिसको कि अपन कहते हैं, या फिर अपन कहे इलॉजिकल थिंकिंग, बेसिर पैर की बातें करना। कई बार ऐसी बातें करेंगे जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, जैसे कोई सुपर नेचुरल पावर पर बिलीव करेंगे। ठीक है, उनको लगेगा कि मेरा जो भी काम हो रहा है वो सब उनके कारण हो रहा है, या कोई भी ऐसा कोई लॉजिक जहाँ पर लॉजिक नजर आता है उसको भी वो इलॉजिकल कर देंगे। तो कि मैजिकल थिंकिंग जो होती है वो मैजिकल थिंकिंग इन लोगों के अंदर पाई जाती है, किसके अंदर, स्किज़ोटाइपल डिसऑर्डर के अंदर पाई जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्किज़ोटाइपल डिसऑर्डर। स्किज़ोटाइपल डिसऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है, यहाँ पर सोशल एंजाइटी प्रेजेंट होती है। अगर स्किज़ोफ्रेनिया का पूछा जाता तो सोशल विड्रॉल प्रेजेंट होता है, सोशल आइसोलेशन प्रेजेंट होता है। लेकिन स्किज़ोटाइपल का पूछा है हमसे तो यहां पर क्या होती है, सोशल एंजाइटी। Next is people with schizotypal personality disorder are most likely to experience which of the following। क्या स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर डिप्रेसिव एपिसोड पाया जाता है, नहीं पाया जाएगा। पैनिक अटैक नहीं मिलेगा, मैनिया नहीं मिले, क्या देखने को मिलेगी, मैजिकल थिंकिंग देखने को मिलेगी, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया आपको किस तरीके की थिंकिंग होती है। ठीक है, ये हर चीज़ को लॉजिकल बना देते हैं, जो जहाँ पर लॉजिक होना चाहिए उस लॉजिक को तो हाइड कर देते हैं, और कोई लॉजिकल चीज़ें लेकर के आते हैं और उसी को ये सही मान के चलते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो रियलिटी नहीं है उसको भी ये ऐड कर देते हैं कि ऐसा किसी सुपर नेचुरल पावर की वजह से ऐसा हुआ है, या किसी गोस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ों में ये बिलीव करते हैं। ठीक है, तो वो होती है आपके मैजिकल थिंकिंग। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या आपको देखने को मिल सकता है, वो मिल सकती है मैजिकल थिंकिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, मैजिकल थिंकिंग अपन इसको एक प्रकार से फैंटेसी से रिलेटेड कर सकते हैं, किससे, फैंटेसी। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ डिलीजन इन्वॉल्व्स द फॉल्स बिलीफ। अच्छा, डिलीजन की बात कर रहे हैं हम, तो डिलीजन हमसे पूछ रहे हैं, डिलीजन होता क्या है, आप सबको पता है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। डिलीजन क्या होता है डियर, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होता है, मतलब ऐसे बिलीफ जिनको कि हम हटा नहीं सकते। पेशेंट के मन में अगर कोई बिलीफ बैठ गया, कोई विश्वास बैठ गया, तो हम उस विश्वास को दूर नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। पहली बात, गलत होगा तभी अपन उसको क्या करें, फॉल्स करें। दूसरी बात क्या है कि प्रूफ देने के बाद भी वो पेशेंट अपने बिलीफ को चेंज नहीं करता है, इसलिए अपन क्या करें, फिक्स कह रहे हैं। तो इवन आफ्टर गिविंग प्रूफ द पेशेंट डज नॉट चेंज हिज आइडियाज, दैट इज फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, वो हो गया आपका डिलीजन। अब हमसे पूछा, अब हमको एग्जाम्पल दिया गया है कि इस तरीके का बिलीफ है, तो उस डिलीजन को क्या नाम देते हैं। तो डिलीजन के देखिए अलग अलग प्रकार हैं। पहला है ग्रैंडियोस डिलीजन, जहां पर पेशेंट जो होता है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ इंपॉर्टेंस देता है, उसको लगता है कि मेरे पास ऐसी ताकतें हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ठीक है, मैं वो काम कर सकता हूँ जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, या मेरे पास कोई बहुत बड़ा पोजीशन है, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। इस तरीके के सेल्फ इंपॉर्टेंट आइडियाज होते हैं किसमें, ग्रैंडियोसिटी में। परसिक्यूटरी में क्या होता है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है, मेरे को जान से मार सकता है, मेरा परिवार का सदस्य हो सकता है, मेरी पत्नी हो सकती है, मेरे बेटे हो सकते हैं, मेरा पति हो सकता है,
मेरे रिलेटिव हो सकते हैं, मेरा पड़ोसी हो सकता है, कोई भी मेरे को जान से मार सकता है, मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है, वो होता है आपका परसिक्यूटरी डेल्यूजन। जेलस डेल्यूजन जो होता है वो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, पार्टनर्स के बीच में होता है, और एक पार्टनर को लगता है कि मेरा जो दूसरा पार्टनर है, मेरा जो पार्टनर है वो अनफेथफुल है, मतलब उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली है, क्योंकि नाम पे नहीं जाना, नाम पर नहीं जाना। नाम क्या कहता है? ज्वेलिसी। नाम क्या कहता है? ज्वेलिसी। जेलिसी मतलब हम किसी दूसरों से घृणा करें, नफरत करें, ये ईर्ष्या करें, ये मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर जेलिसी का मतलब दूसरा है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, और इसको आपको भूलना नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, इस तरीके का एक गलत डाउट होता है, वो कहलाता है जेलस डेल्यूजन। नेक्स्ट इज सोमेटिक डेल्यूजन। ये आपके बॉडी पार्ट से रिलेटेड होता है, तो पेशेंट का अपने बॉडी से रिलेटेड कोई डिस्टर्ब बिलीफ बन जाता है, वो कहलाता है सोमेटिक डेल्यूजन। पेशेंट को लगता है कि मेरा कोई बॉडी पार्ट मिसिंग है, या मेरी बॉडी पर कुछ चल रहा है, ठीक है, कोई कीड़ा वगैरह चल रहा है, इस तरीके का होता है सोमेटिक डेल्यूजन। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फॉल्स बिलीफ दैट वंस पार्टनर इज अनफेथफुल। ऑलरेडी हम लोग चारों ऑप्शंस का डिस्कशन कर चुके हैं, तो अब आपको आंसर देने में टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट आंसर कीजिए। क्या जाएगा आंसर? नंबर सी। नेक्स्ट इज विच सब टाइप ऑफ डेल्यूजन डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स द बिलीफ। यहाँ पर भी डेल्यूजन पूछा है। ग्रैंडियोज को हम समझ चुके, परसिक्यूटरी को हमने समझ लिया, सोमेटिक को हमने समझ लिया। एरेटोमेनिक का मतलब क्या होता है? एरेटोमेनिक का मतलब होता है पेशेंट को ऐसा लगता है कि सामने वाला जो है व्यक्ति वो उससे प्रेम करता है, क्या करता है? लव करता है। तो इसको अपन कहते हैं क्या? डिलीजन ऑफ लव भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिलीजन ऑफ लव बोलते हैं। तो यहाँ पर पेशेंट को क्या लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे से प्यार करता है। यहाँ पर दो चीजें ध्यान में रखने वाली बात है, वो क्या है कि एक तो जो स्टेटस होगा, जो स्टेटस होगा, उसकी पोजीशन होगी, उसकी जो पोजीशन होगी सोसाइटी में, वो उस व्यक्ति से ज़्यादा होगी जिसके बारे में वो ऐसा क्लेम कर रहा है। तो इसका स्टेटस जो होता है वो हायर होता है। इसके अलावा वो लेटर्स भी लिखता है, सामने वाला जो पर्सन होता है उसके लिए लेटर लिखता है, और लोगों को दिखाने की कोशिश करता है कि हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं यहाँ पर डिलीजन ऑफ लव में। ये क्वेश्चन आगे आएगा। अभी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन हैज ए फिजिकल डिफेक्ट और मेडिकल कंडीशंस। पेशेंट को लगता है कि मेरा कोई पार्ट, बॉडी पार्ट मिसिंग है, मेरे किसी बॉडी पार्ट में डिफेक्ट है, या मेरे को कोई मेडिकल कंडीशंस है। ये कौन सा टाइप का डिलीजन आता है? आपके सोमेटिक टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमारे देखिए सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपसे नॉर्थ सेट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और नॉर्थ सेट में पूछे जाते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अब देखिए क्वेश्चन लेंथी होगा, सिनेरियो बेस्ड है। ए 45 ईयर ओल्ड। कई सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है आंसर करने से पहले। हो सकता है कि वो हमारे काम की ना हो, लेकिन फिर भी हम उनको लेकर के चलेंगे। एज यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर दिया हुआ है बिलीव्स दैट। अब ऑप्शन अगर अपन देखें तो हम समझ जाएंगे कि हमसे डिलीजन के बारे में पूछा गया है कि कौन सा डिलीजन है। क्या बिलीव करता है? दैट ही हैज बीन चूजन बाय ए सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। उसको ऐसा लगता है कि मेरे को किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने चुना है। किस लिए चुना है? टू कैरी आउट ए स्पेशल टास्क, कि मेरे को एक स्पेशल टास्क करने के लिए चुना है। वो ऐसा टास्क दैट ओनली ही कैन अकम्प्लिश, जिसको कि केवल मैं ही कर सकता हूं, दुनिया में कोई आदमी नहीं कर सकता। इस वजह से सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे को चुना है। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिपेयरिंग फॉर दिस मिशन, और अपना ज्यादातर समय उस मिशन को तैयार करने में लगा रहता है। एंड अवॉइड सोशल इंटरेक्शंस, और सोशल इंटरेक्शन जो होते हैं उनको अवॉइड करता है। व्हाट टाइप ऑफ डिलीजन इज जेम्स मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंस? जहां पर पेशेंट के अंदर सेल्फ इंपॉर्टेंस वाला भाव आ जाए, भावना आ जाए, वो कहलाता है ग्रैंडियोस डेल्यूजन, ठीक है। बाकी के डेल्यूजन जो है, परसिक्यूटरी डेल्यूजन, एरेटोमेनिक डेल्यूजन एंड सोमेटिक डेल्यूजन क्या होते हैं? तो ये सेल्फ हार्म से रिलेटेड, सॉरी हार्म से रिलेटेड होता है कि कोई व्यक्ति मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पर लगता है कि कोई व्यक्ति मेरे सामने वाला व्यक्ति जो है वो मेरे को लव करता है। और तीसरा, मेरी फिजिक में या बॉडी पार्ट्स में कोई डिफेक्ट है, वो हो गया आपका सोमेटिक डेल्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कैटाटोनिक स्किजोफ्रेनिया? कैटाटोनिक स्टेट इन स्किजोफ्रेनिया।
तो कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है वो स्किज़ोफ्रेनिया का एक टाइप होता है जिसके दो प्रकार होते हैं। कैटाटोनिक का मतलब हम समझ लेते हैं, कैट का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब, और टॉनिक का मतलब क्या होता है, टोनिसिटी। तो जहां पर मसल्स की टोनिसिटी डिस्टर्ब हो जाए ऐसा स्किज़ोफ्रेनिया कहलाता है कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। अब डिस्टर्ब का मतलब क्या है, डिस्टर्ब दो तरीके से हो सकती है, या तो कम हो सकती है या फिर ज़्यादा हो सकती है। तो अगर कम हो जाती है तो उसको अपन बोलते हैं कैटाटोनिक स्टूपर। क्या बोलते हैं, कैटाटोनिक स्टूपर। तो स्टूपर में ध्यान रखना कि यहाँ पर मसल्स टोन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, इस वजह से इसको स्टूपर कहा जाता है। ठीक है, अगर बढ़ जाती है तो इसको अपन कहते हैं कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। क्या कहते हैं, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। क्लियर है। तो कैटाटोनिक स्टूपर एंड कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, दीज आर द टू कंडीशंस व्हिच आर कंसीडर्ड अंडर द कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, यहाँ पर मसल टोन डिस्टर्ब हो जाती है। अब आप ऑप्शन देखेंगे क्या कि पीरियड्स ऑफ हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी हमको देखने को मिल सकती है, लेकिन ये मोटर एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट नहीं करती है, और दूसरा ये स्किज़ोफ्रेनिया का पार्ट भी नहीं है। एपिसोड्स ऑफ इंटेंस एंजाइटी एंड फियर, ये आपके मसल टोन से रिलेटेड नहीं है, कैटाटोनिक स्टेट। मार्क्ड मोटर एबनॉर्मलिटी सच एज इमोबिलिटी और एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी, दोनों चीज हम लोगों ने यहाँ पे बता ली। इमोबिलिटी कौन सा, किसका पार्ट हो गया, स्टूपर का पार्ट हो गया। एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी किसका पार्ट हो गया, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट का पार्ट हो गया। दोनों ही हो गई, तो दोनों कंडीशन यहाँ पर इंक्लूड हो गई, हमको हमारा ऑप्शन आंसर जो था वो मिल गया। परसिस्टेंट डिप्रेसिव मूड, डिप्रेशन जो है वो, इसके अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स मिल सकते हैं। अगर स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर की मैं बात करूं तो वहां पे हमको डिप्रेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन परसिस्टेंट डिप्रेसिव मूड जो है वो स्पेसिफिकली स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर का भी पार्ट नहीं है। ठीक है, और हमसे दूसरी बात क्या है, हमसे स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में भी नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया कैटाटोनिक डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जॉन बिलीव्स दैट नाइबर्स आर स्पाइंग ऑन हिम, जो मेरे पड़ोसी हैं वो मेरी जासूसी कर रहे हैं। एंड हैव प्लेस्ड कैमराज इन हिज हाउस, और उन्होंने मेरे घर में कैमरा लगा दिया है, वो मेरे को लगातार निगरानी कर रहे हैं। डेस्पाइट रीएश्योरेंस, मतलब उसको समझाने के बाद भी। फ्रॉम हिज फैमिली एंड लेक ऑफ एविडेंस, उसका परिवार वाले उसको समझा रहे हैं और इस तरह का कोई सबूत मौजूद नहीं है कि पड़ोसियों ने उसके घर में कैमरे लगाए हैं या वो उस पर जासूसी कर रहे हैं। ही रिमेन्स कन्विंस्ड, वो अपनी बात पर अड़िग रहता है। एंड हैज स्टार्टेड अवॉइडिंग लिविंग हिज होम, और उसने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। उसको लगता है कि वो मेरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विच टाइप ऑफ डेल्यूजन इट इज, परसिक्यूटरी डेल्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेविड हैज बीन एग्जिबिटिंग पेक्यूलियर बिहेवियर सच एज ड्रेसिंग। अब डेविड अपना बिहेवियर दिखा रहा है, किस तरीके का, पेक्यूलियर बिहेवियर, मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर। किस तरीके का एबनॉर्मल बिहेवियर, ड्रेसिंग इन अनयूजुअल क्लॉथिंग, जो उसको कपड़े नहीं पहनने चाहिए, असामान्य कपड़े, उस तरीके के वो कपड़े पहनता है। स्पीकिंग इन टेंजेंशियल मैनर, टेंजेंशियल मतलब होता है कि जो बात पूछी जाती है उसका जवाब वो नहीं देता। ठीक है, उससे घुमा फिरा करके गोलमोल बातें करता है। एंड एक्सप्रेसिंग बिलीव्स इन मैजिकल पावर्स, मैजिकल पावर में उसका बिलीफ होता है। मैजिकल थिंकिंग इज द पार्ट ऑफ स्किज़ोटाइपल डिसऑर्डर। अब हम देख लेते हैं, हमको क्वेश्चन समझ में आ गया, हमको उसकी पकड़, नब्ज पकड़ में आ गई कि क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। हाउ एवर ही इज एबल टू होल्ड, फिर भी ही, अब देखिए इंपॉर्टेंट फीचर जो हमने डिफरेंस पढ़े थे स्किज़ोफ्रेनिया और स्किज़ोटाइपल डिसऑर्डर में, वहां पे हमने बात की थी कि स्किज़ोफ्रेनिया में पर्सन की जो फंक्शनल कैपेसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जबकि स्किज़ोटाइपल डिसऑर्डर में फंक्शनल कैपेसिटी में कोई अंतर नहीं आता, व्यक्ति पहले की तरह नॉर्मली काम कर सकता है। अब वो चीज यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है, ही इज एबल टू होल्ड ए जॉब, वो अपनी जॉब होल्ड कर सकता है। एंड मेंटेन सम सोशल रिलेशनशिप, वो कुछ हद तक सोशल रिलेशनशिप भी मेंटेन करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे व्यक्ति सोसाइटी से दूर नहीं रहना चाहते, वो भी मिक्सअप करना चाहते हैं, लेकिन सोशल एंजाइटी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। तो उनमें सोशल रिलेशनशिप को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं पाया जाता। विच डिसऑर्डर इज डेविड मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंस,
सारे सिम्टम्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं किसकी तरफ, स्किज़ोटाइपल डिसऑर्डर की तरफ। तो देखिए साइकेट्रिक में आप क्वेश्चन तब सॉल्व कर पाओगे जब आपको कंप्लीट नॉलेज है, ठीक है। ट्रिक से साइकेट्रिक कभी सॉल्व नहीं होती, और जो लोग ट्रिक बताते हैं वो उन ट्रिक के माध्यम से आप कुछ स्पेशल क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान रखना। इसलिए ट्रिक पर भरोसा नहीं करें। कुछ एक पॉइंट जहाँ पर हमको कन्फ्यूजन लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ऐसी कन्फ्यूजिंग वाली स्थिति को दूर करने के लिए आप ट्रिक बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको डीपली साइकेट्री में उतरना ही पड़ेगा। क्लियर है? इसलिए ट्रिक कम से कम यूज करें, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने पर जोर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर रवि हैज ए फर्म बिलीफ। फर्म बिलीफ बोल दिया मतलब फिक्स बिलीफ हो गया। फिक्स बिलीफ अब हमको देखना है फॉल्स है या नहीं है। दैट ए फेमस एक्ट्रेस इज इन लव विद हिम। एक फेमस एक्ट्रेस जो है वो उसके प्यार में है। अब लव वाला कौन सा हो गया, बस इतना सा सेंटेंस पढ़ा हमारे माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए आंसर। लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे, ताकि क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो लास्ट में कई बार ट्रिकी हो जाता है और हमसे जल्दबाजी में आंसर गलत हो जाते हैं। इसलिए हमेशा हमको आंसर आ गया लेकिन फिर भी हमेशा हमको क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए। फेमस एक्ट्रेस इज इन लव विद हिम डिस्पाइट हैविंग नो कॉन्टेक्ट विद हर। उसके साथ किसका कॉन्टेक्ट नहीं है, रवि का कॉन्टेक्ट नहीं है, तो रवि का कोई कॉन्टेक्ट नहीं है उसके साथ। ही हैज इवन अटेम्प्टेड टू कॉन्टेक्ट हर मल्टीपल टाइम्स। उसने उसको मल्टीपल टाइम कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की। एंड बिलीव्स दैट शी इज सेंडिंग हिम सीक्रेट मैसेज। और उसको ऐसा विश्वास है कि वो जो एक्ट्रेस है वो उसको क्या कर रही है, सीक्रेट मैसेज भेज रही है थ्रू हर सोशल मीडिया। विच टाइप ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर डज माइक मोस्ट लाइकली हैव। ठीक है, तो कौन सा डिसऑर्डर जो है वो उसको हो सकता है। तो विच टाइप ऑफ डेल्यूजनल डिसऑर्डर डज मोस्ट लाइकली हैव, कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है। अब देखिए जो हमने बात की थी कि एरेटोमेनिया में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला, जिसके बारे में बात करेंगे उसका स्टेटस उस व्यक्ति से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए फेमस एक्ट्रेस है ऑलरेडी, तो उसका स्टेटस ज्यादा है पर्सन से, ठीक है। वो कोई कांटेक्ट नहीं कर रही उससे, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि वो मेरे से लव करती है और सीक्रेट मैसेज भेज रही है। सोशल मीडिया पर अगर कुछ भी टाइप करते हैं तो उसको लगता है कि वो मैसेज उसके लिए भेजा जा रहा है और वो लोगों को दिखाता है कि ये इनडायरेक्टली मैसेज उसने मेरे को भेजा है। तो डेल्यूजन डिसऑर्डर कौन सा होगा आपका, एरिटोमेनिक टाइप। परसिक्यूटरी टाइप, जहां पर व्यक्ति को लगता है कि कोई मेरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। सेल्फ इंपॉर्टेंट आइडियाज वाला होता है ग्रैंडियोस। पार्टनर इज अनफेथफुल, वो वाला होता है जेलसी। आपका आंसर जाएगा एरेटोमेनिक। सेकंड ऑप्शन इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ल्यूसी ए 30 ईयर ओल्ड वुमेन सडनली स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग हेल्यूसिनेशन। उसको हेल्यूसिनेशन होता है, डिल्यूजन होता है एंड डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। मतलब कुल मिलाकर के सारे सिम्टम्स किसके नजर आ रहे हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के नजर आ रहे हैं। दीज सिम्टम्स लास्ट फॉर 3 वीक्स। अब उन्होंने क्या कह दिया, यहाँ पर एक कंडीशन डाल दी। सिम्टम्स तो किसके दे दी, स्किज़ोफ्रेनिया के दे दिए, लेकिन सिम्टम्स डाल दी कि एक सिम्टम्स जो थे वो 3 सप्ताह तक रहते हैं एंड देन कंप्लीटली रिजॉल्व। कंप्लीटली रिजॉल्व, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कंट्रोवर्सी कर दी। कंप्लीटली रिजॉल्व, स्किज़ोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो आसानी से रिजॉल्व नहीं होते और कंप्लीटली रिजॉल्व भी नहीं होते, उनको रिजॉल्व होने में टाइम लगता है। यहाँ पर ये क्या करें, 3 वीक में रिजॉल्व हो गए। इसका मतलब क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया तो बिल्कुल नहीं है। आ रहा है समझ में। स्किज़ोफ्रेनिया कब कहेंगे, जब सिम्टम्स 6 मंथ से ज़्यादा हो। अगर आपके अंदर साइकोटिक सिम्टम्स 6 मंथ से ज़्यादा है तब वो कहलाएगा क्या, स्किज़ोफ्रेनिया। तब अपन उसको स्किज़ोफ्रेनिया की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने तो कंडीशन डाल दी कि 3 वीक्स के अंदर सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं एंड सी रिटर्न टू हर नॉर्मल फंक्शनिंग। वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग पर आ जाती है। तो उसका डायग्नोसिस क्या होगा, तो स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर भी नहीं होगा। स्किज़ोफ्रेनिया तो होगा नहीं, जब स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है तो स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर भी नहीं है, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म जो डिसऑर्डर होता है वो होता है 1 मंथ से, अगर 1 मंथ से 6 मंथ तक सिम्टम्स रहे, 1 मंथ से 6 मंथ तक सिम्टम्स रहे वो कहलाएगा स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर। और अगर 6 मंथ से भी ज्यादा है तो कहलाएगा स्किज़ोफ्रेनिया। लेकिन अगर 1 मंथ से भी कम है तो क्या कहलाएगा, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर कब कहलाता है, जिसके सिम्टम्स मैक्सिमम 1 मंथ तक रहते हैं। अब देखेंगे हम क्या दिया हमको ऑप्शन में, 3 वीक्स, 1 महीने के अंदर है सिम्टम्स। इसके जो सिम्टम्स हैं 1 डे टू 30 डे,
तक हो सकते हैं, 1 दिन से लेकर के 30 दिन तक, मतलब 1 महीने तक इसके सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। वो कंडीशन कहलाती है क्या, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर्स के, वो स्किज़ोफ्रेनिया के साथ रिजेंबल्स करते हैं, उसके बराबर होते हैं, समान होते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्यूरेशन का फर्क आ गया, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैके फर्म बिलीफ मतलब वो डेलीजन का क्वेश्चन पूछा है आपसे। अब आपको बस पढ़ना है और देखना है। हिज बॉडी इज इन्फेस्टेड विद पैरासाइट, बॉडी से रिलेटेड डेलीजन्स है, कौन सा आएगा, सोमेटिक। बॉडी से रिलेटेड डेलीजन सोमेटिक आएगा। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। डेस्पाइट मल्टीपल नेगेटिव मेडिकल टेस्ट, कई सारे मेडिकल टेस्ट करवाए, वो सारे के सारे टेस्ट कैसे है, नेगेटिव आए, उसके बाद भी उसको क्या लगता है कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है। एंड रीअश्योरेंस फ्रॉम द डॉक्टर्स, ही कंटिन्यूज टू सीक मेडिकल ट्रीटमेंट्स एंड इज डिस्ट्रेस्ड बाय हिज बिलीफ। व्हाट टाइप ऑफ डेलीजन डज जैक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बॉडी से रिलेटेड डेलीजन सोमेटिक डेलीजन कहलाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में सीखा, इससे के अलावा कुछ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन के बारे में हमने बात की, ठीक है। साइकोफार्मेकोलॉजी की अलग से कंप्लीट एमसीक्यू वाली वीडियो हमारा जो है नेक्स्ट होने जा रही है, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वो वीडियो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और वो वीडियो आपको जल्द देखने को मिलेगी, तो वो उसमें पूरा कंप्लीटली साइकोफार्मेकोलॉजी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट साथ में रखे हुए। आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी है स्किज़ोफ्रेनिया में, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आप कहीं पढ़ते हो किसी बुक में, कॉम्पिटिटिव बुक्स में, जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, वो क्वेश्चन भी आप हमें भेज सकते हो। उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करके यूट्यूब के माध्यम से वो वीडियो आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। क्लियर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।